ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम इसमें पढ़ने क्या-क्या वाले हैं। पहली चीज़ तो ये समझना होगा कि जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। देखो, एग्रीकल्चर जो है ना, किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हो उसके लिए एसेट होता है कि एग्रीकल्चर से बहुत सारी चीज़ें उस पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं या कह सकते हो उस पर क्या है, निर्भर होती हैं। तो जिस भी देश में एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा है, मजबूत है, उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए 2 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्री। भारत में एग्रीकल्चर भी उतना अच्छा नहीं है और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तो हमारे पास है ही नहीं अभी भी। अभी भी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के मामले में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की अभी कह सकते हो इनिशियल फेज़ में हम चल रहे हैं, एकदम शुरुआती फेज़ में चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री उतना अच्छा है नहीं। तो अगर हमें और इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए समय चाहिए अभी भी, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए एक बड़ा लैंड भी है, क्योंकि अगर भारत की बात करूँ तो भारत के पास दुनिया में जितने भी प्रकार की सॉइल पाई जाती है वो सब भारत में मिलती हैं। तो भारत के पास एक एग्रीकल्चरल लैंड भी अच्छा है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर अच्छा से काम कर ले हमारी सरकार या हमारे देश के जो भी लोग हैं, तो हो सकता है कि देश की इकोनॉमी और अच्छी बेटर हो सकती है। इसीलिए आप देखते हो कि सरकार जो है देश में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए किसानों को बहुत सारी रियायत देती रहती है। तो हमें समझना है कि जब ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर का सबसे पहली बात तो ये कि हमें इंपॉर्टेंस समझना, क्योंकि हम ऐसे नहीं पढ़ लेंगे कि हमने बस पढ़ा और निकल लिए हम। समझ रहे बात को ना? तो एग्रीकल्चर तो हम पढ़ेंगे कितने टाइप की क्रॉप होती है, कौन-कौन सी क्रॉप्स है, ये सारी चीज़ें तो हमें देखनी ही देखनी है। लेकिन साथ में कुछ और भी चीज़ें देखते चलना है जो हमारे करंट में चीज़ें चल रही होती हैं, जिनका इम्पोर्टेंस है। ठीक है? पढ़ने का एसएसटी का मतलब यही होता है कि जब हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं, जब हम चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। तो एग्रीकल्चर चैप्टर हम जिस तरीके से आपके सिलेबस में है, उस तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ताकि क्या है, एक आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए और आप चीज़ों को समझ पाएँ कि किस तरीके से एग्रीकल्चर जो है हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना? क्लियर बात ये? तो अब हम देखो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि जो एग्रीकल्चर है, जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर की जब हम शुरुआत करेंगे, तो हमने आपको शायद आपने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा है आपको, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमी में एक चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी करके एक चैप्टर है। उस चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि सेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? तो एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है? प्राइमरी। ठीक है? तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो इंडस्ट्री है वो जो प्रोडक्शन कर रही है वो भी क्या प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगी? हाँ। देखो बात ये जो टर्म है प्रोडक्शन ना, ये थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, अगर हम इंडस्ट्री से जोड़ दे तो फिर ये सेकेंडरी सेक्टर में चला गया। बिल्कुल, रॉ मटेरियल। और हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि जो चीजें हम अर्थ से डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, जो हम एनवायरमेंट से ले रहे हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। वो चाहे हम मिनरल्स की बात करें, चाहे हम रॉ मटेरियल की अगर कोई भी चीजें यूज कर रहे हैं, या हम वाटर की बात करें, ये हमें अर्थ जो हमें दे रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना? तो हम डायरेक्ट नेचर से जो चीजें हम डायरेक्ट ले पा रहे हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। अब वो किसी चीज के लिए रॉ मटेरियल भी हो सकता है और डायरेक्ट हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जैसे क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूम भी कर रहे हैं भाई, वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज नहीं कर रहे हैं हम। भाई जैसे अगर हम बात करें तो दाल है, हो सकता है आप दाल से कुछ और प्रोडक्ट बना रहे हो इंडस्ट्री में, अगर ले जाओ, लेकिन उसको हम डायरेक्ट भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, वो ग्रो हो रही है उसके बाद डायरेक्ट हम कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो चीजें हैं। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक प्राइमरी सेक्टर की क्या है? एक एक्टिविटी है, या कह सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है ना? ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी बात ये समझना है कि जब ये प्राइमरी एक्टिविटी है, तो हम हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का एक अच्छा लैंड भी है, काफी अच्छा लैंड है। ठीक है, तो हम इसका इंपॉर्टेंस की बात करेंगे अपन, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि हम
जब बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। क्यों ज्यादा ध्यान देना होगा? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं। क्या इंपॉर्टेंस है? तो नंबर 1 बताएंगे आप, नंबर 2 और नंबर 3। एग्रीकल्चर, लैंड का नहीं बताना, एग्रीकल्चर तो एक मैंने बताया कि एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। चल है, यानी हम क्रॉप का यूज का इंपॉर्टेंस फूड एंड फूडर के रूप में हो गया, फूड एंड फूडर, है ना। फूडर मतलब चारा भी होता है भाई, जानवरों को, पशुओं को, कैटल्स को क्या है, चारा भी मिलते हैं, फूड एंड फूडर हो गया। चलो पहली बात। दूसरी, क्या होता है? एज अ रॉ मटेरियल। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनमें हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से क्या है हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल। जैसे लाइक कॉटन, लाइक शुगर भी, हाँ जूट बिल्कुल सही है, शुगर, ईटीसी, बहुत सारी चीजें और भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। एक तो बात ये, दो हैं। तीसरा, हाँ क्या होगा उसका मतलब? कमर्शियल पर्पस तो है, हम बाहर कंट्रीज में क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो एक्सपोर्ट करें, हमें उससे क्या मिल रहा है? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। समझ रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर, एक तरीके से अगर कह लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो भारत में पता कितने का, कितने बिलियन डॉलर का एक्सचेंज करते हैं हम लोग, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं 50 बिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का। 50 बिलियन यूएस डॉलर का क्या है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इतना पैसा हमारे यहाँ आ रहा है ना, तो ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए तो इंपॉर्टेंस का हो गया। फोर्थ जिसमें पॉइंट होगा वो क्या है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, चार, चौथा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, इंप्लॉयमेंट है कि नहीं बताओ? हम्म। तो फिर भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो भारत में, इंडिया में अगर हम बात करें तो लगभग 43% लोग, अप्रॉक्स 43% लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो इंप्लॉयमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो गया कि नहीं हो गया इसका? तो ये चार बहुत मेजर इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की। पहला, फूड, ये हम तो खाने के लिए यूज कर रहे हो तो है। दूसरा, कैटल के लिए फूडर, फूडर ये तो एक ही पॉइंट हो गया। दूसरा ये है रॉ मटेरियल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे रॉ मटेरियल के फॉर्म में हम इसका यूज कर रहे हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया में तो हमें क्या है, बहुत सारा पैसा मिल रहा है। चौथा क्या है, इंप्लॉयमेंट। ये चार इसकी मेजर क्या है, इंपॉर्टेंस है। और इसी के वजह से क्या है, हम कह पाते हैं कि ये जो है, जो एग्रीकल्चर होती है किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है। क्या होता है, किसी भी कंट्री की जीडीपी का कह लो या किसी भी कंट्री का कह लो, वो क्या होता है, बैकबोन होता है। इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है, अगर रीढ़ की हड्डी खराब है तो शरीर क्या होता है, नहीं चल पाता, पैरालाइज हो जाता पूरी तरीके से। वैसे इकोनॉमी भी, अगर एग्रीकल्चर अगर ठीक ठाक होगी ना देश की, तो इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल जाएगी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। जैसे मैंने आपको बताया, भारत में आज भी अगर हम बात करें, भले इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अभी 18% है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्योंकि घट गया लगातार। सेकंड सेक्टर, सॉरी टर्सरी सेक्टर का क्या है, क्या है, इसका पार्टिसिपेशन बड़ा है लेकिन इसका घटा है। लेकिन इस अभी भी क्या कर रहा है, ये रोजगार यानी इंप्लॉयमेंट के नंबर में नंबर वन आता है, एक नंबर टॉप पर है ये लगभग, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसके चार इंपॉर्टेंस जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब 2/3 की अगर हम बात करें तो ये तो लगभग मैंने बताया कि 43% के अराउंड है आसपास, है ना। फिर यहां दूसरा कह रहा है कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज एंड प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन्स, ठीक है। अगर हम इसमें एक और फूड तो हो गया, इसको अगर हम और लिखना चाहें तो फूडर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक। फिर यहां कह रहा है कि, फिर यहां कह रहा है कि इट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर आवर वेरियस इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री,
जूट इंडस्ट्री और भी बहुत सारी होंगी। ठीक है, फिर इसमें फोर्थ क्या कर रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस, सबसे ज्यादा जो हम चीजें एक्सपोर्ट कर रहे थे आज तक भी कर रहे हैं वो है स्पाइसेस, मतलब मसाले। मसाले के चक्कर में अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। यही लेने तो आए थे भारत में। भारत के कपड़े और भारत के मसाले, दो ही चीज फेमस थे, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी इसी वजह से भारत में आई और बाद में उन्होंने भारत को क्या कर लिया, गुलाम बना लिया, अपना कॉलोनियल बना लिया। तो स्पाइसेस का तो हम एंशिएंट टाइम से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टी और कॉफी हमारे यहाँ नहीं होती थी, ये अंग्रेज लेकर आए, ये ओमान से आई और ये अंग्रेज लेकर आए। लेकिन अब ये हमारे यहाँ इतने ज्यादा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के दूसरे, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे यहाँ वैसी है, इस वजह से हो पा रहा है। या तो टेम्परेट जोन में ये हो सकता है, या तो भारत जैसे क्षेत्र में, तो इसका क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन। और भी बहुत सारे, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंगो जो है वो भारत का मैंगो बहुत फेमस है। इसका हम क्या करते हैं, जो दशहरी सुना आपने, अमेरिका में इसका एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, और भी बहुत सारे, जैसे हम अगर हम बात करें कॉटन जो है इसका भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे किस्म का जो कॉटन है वो सिर्फ भारत में मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। और भारत में कॉटन जो है सबसे पहले जो क्रॉप हम कहें, अगर हमारे यहाँ अगर हम बात करें कॉटन की, तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से कॉटन का कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो बहुत एंशिएंट टाइम की क्या है, ये एक क्रॉप है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये इसका भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्रॉप्स हैं जिनका हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के दूसरे दूसरे देशों में। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, आर एक्सपोर्टेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। मैंने आपको बताया कि लगभग 50 बिलियन, कितना बताया मैंने अभी आपको, 50 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर क्या हम चीजों का क्या है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोचो इतना बड़ा, मतलब आप देखो कि फॉरेन रिजर्व हमारे पास आ रहा है, और फॉरेन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। रीजन भी कि हमको भी दुनिया से दूसरी चीजें मंगानी पड़ती, जैसे हम क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए डॉलर चाहिए ना। डॉलर कहां से आएगा, वहीं से आएगा। अब जितनी चीज, अगर हमारा देखो ये क्या है, अगर जैसे हम इसी को कहते हैं ट्रेड ऑफ बैलेंस, जिसको बीओपी आप बोल सकते हो, वो क्या होता है कि हम जब ज्यादा से ज्यादा चीजों का हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट में होते हैं और हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम अभी इस समय की अगर हम बात करें तो हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा चीजें कर रहे हैं बहुत, क्योंकि हम लोग बहुत सारी जो अगर हम बात करें, जैसे यही चीजें हैं जो सेटअप लगा हुआ है, ये चाइना से आया, अभी सारी चीजें बाहर से आ रही हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बाहर का है, तो हम बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं या और भी जो चीजें हैं हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एक्सपोर्ट करें। चाइना है, यूएसए है, मिलिट्री की तो बहुत सारी चीजें हम यूएसए, इजराइल, रशिया, यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो रहा है कि हम इस समय हमारे यहाँ जो ट्रेड ऑफ बैलेंस है वो हमारे फेवर में नहीं है। कुछ कंट्रीज के साथ हमारा बैलेंस में है, लेकिन कुछ कंट्रीज के से जिनसे है वो बहुत छोटे कंट्रीज, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया, इनसे है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो अभी भी हम क्या है, इसमें माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, बात ये क्लियर होगी, बात ये आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने समझ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग की, क्योंकि समय बदला है, धीरे धीरे समय बदलता गया है, क्योंकि आज हम मॉडर्न फेज में आ गए, मॉडर्न एज में आ चुके हैं, तो चीजें बदल गई। आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ चुकी है, तो हर फील्ड में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, वो कोई और अदर सेक्टर भी हो, चाहे वो टर्सरी सेक्टर हो, हर सेक्टर में क्या है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्री थी वो पहले भी थी, लेकिन वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हुआ करती थी। बाद में उसमें भी क्या हुआ, उसमें मॉडर्न मशीन्स आ गई, और आज क्या है, उसमें भी बहुत सारी चेंजेस हो गई। ऐसी जो एग्रीकल्चर है, जो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, जो एंशिएंट टाइम से लोग करते आ रहे थे, हजारों सालों से कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है भारत में 9000 साल पहले क्या है, कृषि की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज शुरुआत हुई। लेकिन जब शुरुआत में हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करनी शुरू की, तो हमारे पास कोई भी ऐसे मॉडर्न टेक्निक नहीं था, या मॉडर्न टूल्स या मशीनरी नहीं थी। हम क्या कर रहे थे, हम पुरानी ही चीजों को आधार बनाकर, या उस समय जो स्टोन हुआ करते थे, या जो भी टूल्स हुआ करते थे, जो भी नेचर से हमें मिल रहे थे। ठीक है, डिगिंग स्टिक है, माने गड्ढा खोदने वाली लकड़ी है, हल है, लकड़ी का ही हल बना लिए, तो उससे चीजें हम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, फिर अब क्या हुआ, फिर बाद में थोड़े से और लोहे का आविष्कार हुआ, आयरन का खोज हो गई, उसके बाद आयरन आया, तो आयरन के बाद पहले जो लकड़ी के टूल्स हुआ करते थे, अब वो किस में हो गए, आयरन वाले टूल्स में हो गए। लेकिन अभी भी थ्रेसर ट्रैक्टर नहीं आया,
लेकिन एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। लेकिन जब 19th सेंचुरी के अराउंड आप देखोगे, 20th सेंचुरी में आओगे, तो यहां पर क्या है, एग्रीकल्चर्स में क्या है, बहुत सारी मशीनरीज का हम यूज करने लगे। जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, और जो मशीन जो काटने वाली, जो भी क्रॉप को काटने वाली जो मशीन है, उसका भी यूज करने लगे। अब तो मान लो कि अगर मान लो 10 बीघा खेत है, तो आदमी को लगाना है, मतलब लेबर को लगाना ही नहीं है, वो मशीन ही पूरा काट दे, 1 घंटे में पूरा पता चला खेती काट दे रही है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये एकदम से नहीं आई हैं, समय समय से क्या है, चीजें चेंज हुई है। तो ऐसे ही क्या है, हमने इसी को बेस बनाकर, ध्यान सुनना, कैसे हमने इसको टाइप किया, ये समझ, मतलब इसको कैसे हमने अलग अलग कर दिया। ये जो चेंजेस हुए हैं ना, इन चेंजेस के आधार पर क्या हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ में आ रही बात, कि जो हम पुराने सिस्टम से, जो हम पुरानी चीजों से, हम जब एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो हमने उसको कहा कि वो प्रिमिटिव हैं। प्रिमिटिव मतलब पुरानी आधार बनाकर, बहुत पिछड़े हुए लोग, ऐसे कह सकते हो, बहुत पहले के लोग, प्रिमिटिव। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब यह है कि हम जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और जो लैंड, तो भाई ऐसा नहीं कि आप कोई रबड़ का पट्टा खींच दोगे लंबा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, लैंड तो उतना ही रहेगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे पॉपुलेशन जब बढ़ी, तो पॉपुलेशन जब बढ़ी तो हुआ क्या, कि अब हमको एग्रीकल्चर में कुछ एडवांसमेंट करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि क्या है, क्योंकि कम लैंड पर हमें ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस चाहिए, या तो हम कह लें कि क्रॉप ज्यादा अच्छी हो, वो चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मॉडर्न टेक्निक यहां पर यूज करनी पड़ेगी। वो जो मॉडर्न टेक्निक जो हमने यूज की, उसी को हम कह रहे हैं इंटेंसिव सब्सटेंसिव। अब इसमें हुआ क्या, भी मैं आगे हम बात करेंगे। फिर इसमें कह रहे हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। अब कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब यह है कि कुछ लोगों ने, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, अब वो मार्केट वैल्यू ज्यादा होने की वजह से उन्होंने क्या किया, उस क्रॉप पर ही ज्यादा ध्यान दिया, उन क्रॉप को ही कल्टीवेट करने पर ज्यादा ध्यान दिया। लाइक पंजाब हरियाणा ने राइस का प्रोडक्शन करना शुरू किया। राइस का प्रोडक्शन जो करना है हरियाणा पंजाब में, हरियाणा पंजाब की जो आइडियल कंडीशन अगर देखा जाए, तो वहां पर राइस का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ना तो वहां की सॉइल इजाजत देती है, दूसरा ना ही वहां पर ग्राउंड वाटर उतना अच्छा है। नदियां जरूर वहां पर है, लेकिन ग्राउंड वाटर वहां पर अच्छा नहीं है। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंजाब हरियाणा के लोगों ने, वेस्टर्न यूपी के लोगों ने क्या किया, क्योंकि राइस जो है वो बहुत महंगी बिकती है, उससे प्रॉफिट ज्यादा है, तो इन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा राइस का कल्टीवेशन करना चाहा। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, उन्होंने पैसा तो कमाया, लेकिन इसका निगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा है कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, आज आप देख लो कि यहाँ के रीजन का जो पानी है वो क्या है, बहुत एल्काइन, बहुत सेल्टी हो चुका है, खारा पानी हो चुका है। आप दिल्ली एनसीआर चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, और आप पंजाब वाले रीजन में आप देख लो कि ट्यूबवेल से डायरेक्ट पानी निकालकर आप पी नहीं सकते, समरसेबल का आपको क्या आरओ लगाना पड़ता है। इवन यहां भी यूज हो रहा है आरओ का, तो वो इसी के रीजन से हुआ। ठीक है, तो ये कॉमर्स है। तीनों का कैसे हम इसको डिवाइड, इसके टाइप को कैसे डिवाइड करें, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ आई ना। ये पूरी एक प्रोसेस, एक लंबी यात्रा है एक तरीके से एग्रीकल्चर में, उसी के आधार पर हम क्या करें, उसको डिवाइड करते रहे। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब यहां पर देखो कि द कल्टीवेशन मेथड डिपेंड अपॉन करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस। ये तो एक जनरल चीजें हैं कि अगर मान लो वहां पर, जहां पर एलुवियल सॉइल है, तो वहां पर राइस का अच्छा कल्टीवेशन होगा, जहां पर ब्लैक सॉइल है तो वहां पर कॉटन का अच्छा कल्टीवेशन होगा, वहां पर और जो वेजिटेबल्स हैं उनका अच्छा कल्टीवेशन होगा। ये तो फिजिकल चीजें तो बहुत डिपेंड करती हैं किसी भी चीज पर। ठीक है, अगर प्लेन एरिया है तो वहां पर क्रॉप का अच्छा कल्टीवेशन होगा, हिली एरिया पर क्रॉप का कल्टीवेशन हम नहीं कर पाएंगे। ये तो फिजिकल चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी, ये बाद की चीजें हैं, मैंने बताई आपको। और सोशियो कल्चर, सोशियो कल्चर का मतलब यह है कि आप देखो कि जितने भी कल्चर जो डेवलप हुए हैं, वो वहां के क्लाइमेट से, वहां के क्रॉप पैटर्न को बता रहे हैं। जैसे आप देखो कि राजस्थान में, सॉरी, अगर आप जम्मू में चले जाओ, तो जम्मू में वो फसलें, वो क्रॉप ज्यादा कल्टीवेट की जा रही हैं जो शरीर को गर्मी प्रदान के, मतलब जैसे अखरोट है, जैसे बादाम है, या उन चीजों का कल्टीवेशन हो रहा है, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन भी वैसी है और वहां के लोगों को वो चाहिए भी। ठीक है, लेकिन प्लेन एरिया के आ जाओ, तो प्लेन एरिया में मल्टी क्रॉप्स की जा रही है, क्योंकि वहां पर समय समय पर बदलता रहता है। अब उस वेदर के बदलने से क्या है, हम हर 3-4 महीने में क्या है, क्रॉप का कल्टीवेशन, वो जो चीज पैटर्न क्या है, बदल देते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो अब क्या हो रहा है, ये सोशियो कल्चर भी डिपेंड कर रहा है ना इस पे। भाई बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाते हैं, राजस्थान के लोग क्या है, गुजरात के लोग क्या बात है, जलेबी फाफड़ा क्या बोलते हैं उसको, ये होता है ना, कुछ ऐसा कुछ समथिंग होता है। अगर आप चले जाओ तो इधर जैसे ये जो रीजन है साउथ में, अगर आप चले जाओ तो इडली डोसा, ये सारी चीजें चलती है, फेमस है।
ठीक है। तो ये क्या है, वहाँ की चीज़ें क्या है, वहाँ के कल्चर भी क्या है, अपने जो क्रॉप है उसको ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर देखो, एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिसाइज्ड। अब यहां पर आप देखो कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग यानी प्रारंभिक जीविका निर्वाह फार्मिंग इसको बोलते हैं हिंदी में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, आप यही समझो। दूसरा कह रहा है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, फिर है कॉमर्शियल फार्मिंग। ये तीन टाइप की फार्मिंग मैंने बताई। अब पहले हम इसको समझते हैं। इसको मैंने आपसे कहा कि प्रिमिटिव का मतलब है पुरानी, जो पुरानी टेक्निक हुआ करती थी, जो अगर हम बात करें तो इनिशियल फेज में जो एग्रीकल्चर जब लोग कर रहे थे वहां पर कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था। तो हो क्या रहा था, छोटे छोटे लैंड पर पहले बात तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जा रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा उस समय बहुत ज्यादा कह सकते हो कि पूरे अर्थ पे या हम भारत की बात कर लें तो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा था, क्लीन एरिया बहुत कम था। बाद में ये क्लीन एरिया किया गया, लेकिन जब शुरुआत में जब चीजें एग्रीकल्चर एक्टिविटी जब शुरू हुई हैं तो वहां फॉरेस्ट बहुत कम था, ज्यादा था। तो उसकी वजह से क्या है, बहुत छोटे छोटे पैच बने थे, लैंड बने थे, उस पर क्या है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है ये लोग कर रहे थे। दूसरी बात, जब वो कर रहे थे तो उस पर क्या है, वो पुराने जो टूल्स हुआ करते थे, जैसे माना डिगिंग स्टिक है, हाउ है, हल है, लकड़ी का हल है, उन चीजों का यूज कर रहे थे। ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चर थी, ये जो क्रॉप करने के जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे थे, ये ऐसा नहीं कि इनको बहुत ज्यादा पैसा कमाना था, ये सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे थे। ये याद रखना है, ये बाजार में बेचने के लिए नहीं कर रहे थे, ये मार्केट में सप्लाई करने के लिए नहीं कर रहे थे, ये अपनी इनकी जो खुद की नीड्स हुआ करती थी उसको फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, शुरुआती फेज में जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हुई है तो पूरी तरीके से लोग इस पर डिपेंड नहीं थे। अभी भी लोग क्या करते थे, फूड गैदरिंग और हंटिंग का काम करते थे। समझ में आ रही बात ना। तो ये बेसिकली कह सकते हो अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुछ चीजें क्या है इन्होंने क्या है प्रोड्यूस करना शुरू की, और सिर्फ अपने लिए। ऐसा नहीं कि सरप्लस में कर दिया हो एग्रीकल्चरल, कोई भी क्रॉप को सरप्लस कर लिया उसको मार्केट में बेच देना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ अपने लोग अपने लिए क्या है वो कर रहे थे। जैसे आज भी ट्राइब्स के लोग क्या करते हैं, ट्राइब्स तो ऐसा है नहीं कि मार्केट में जाके बेच रहा अपने, ट्राइब्स क्या कर रहे हैं, ट्राइब्स आज भी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं। तो ये चीजें हो रही थी वहां पर। तो पहली चीज ये है कि पुराने टूल्स की अकॉर्डिंग कर रहे थे, छोटे छोटे पैच लैंड पर कर रहे थे। तीसरी बात, खुद की नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे थे। चौथी बात यह है कि जो आदिम जो भी प्रिमिटिव जो सब्सटेंशियल जो फार्मिंग है आज भी भारत के कुछ पार्ट में या दुनिया के कुछ पार्ट में इसको किया जाता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न जो प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर में वो क्या है, वो कहां की जा रही है, वो ज्यादातर ट्राइबल्स लोग कर रहे हैं। ज्यादातर क्या वही कर रहे हैं, ट्राइबल्स लोग क्या कर रहे हैं, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न में क्या होता है बताओ, थोड़ा पता है कुछ। उल्टा बता दिया। सुनो, मुझे पता था, मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझे कुछ ऐसे ही करोगी ध्यान सुनो। जैसे ये कोई मान लो ये पैचलैंड है कोई, और यहाँ पर लाइक कोई इस तरीके से फॉरेस्ट में बना दे रहा हूँ, चलो। ठीक, अब समझो। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसमें पेड़ ही होंगे, घास भी तो होगी यहाँ पर, छोटी छोटी घास भी उगा दे रहे हैं, झाड़ियाँ भी होंगी, घास भी होंगी, सब कुछ होंगी। पेड़ तो मान लो काट दी, आपके झाड़ियाँ कैसे काटेंगे। मान लो मैंने कहा कि यहाँ के मान लो पेड़ काट दिए इन्होंने, मैं एक मान ले रहा हूँ यहाँ के पेड़ काट दिए, ये पेड़ काट दिए, ये पेड़ काट दिया, ये भी पेड़ काट दिया, ये भी पार्ट कर। अब इसका जो बचा हुआ कुछ पार्ट रह जाएगा इस पेड़ का, ध्यान से देखते चलना ठीक है, कुछ इसका पार्ट रह जाएगा, और झाड़ियाँ तो रहेंगी, झाड़ियाँ को तो काटा ही नहीं इन्होंने, तो झाड़ियाँ क्या करेंगे। तो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने से पहले जलाई कि बाद में जलाई, पहले जलाई। मैम छोड़ो, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है
पहले इसको पैच को साफ करेंगे, जलाएंगे, जलाने के बाद क्या है वो अच्छी फर्टाइल हो जाती है, उस पर फिर क्या करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे कुछ समय तक। फिर जैसे इसकी फर्टिलिटी जैसे इसकी लूज होगी उसको छोड़कर नेक्स्ट जगह पर चले जाएंगे। ये होता है 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होता ध्यान से, तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, पहले जलाया जाता है। जलाने से क्या होता है कि जो भी प्लांट्स में जो भी कुछ उसमें कह सकते हो इसमें कुछ बहुत सा मिनरल्स होते हैं एक तरीके से कह लो, वो इसमें सॉइल में मिल जाते हैं, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है। उसके बाद इस पर प्रैक्टिसेस हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या उसको कुछ समय तक यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करेंगे। जैसे इसकी प्रोडक्टिविटी धीरे से लूज होगी, फर्टिलिटी अगर इस जगह की लूज होगी वैसे इसको छोड़कर चले जाएंगे, कुछ समय तक इसको ऐसे छोड़े रख देंगे। उसके बाद ये फिर से क्या है खुद फर्टाइल हो जाती है सॉइल, और फिर से फिर क्या है इस पर फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं। ये सिस्टम होता है, तो इसलिए तो स्लैश एंड बर्न बोला जाता है, पहले काटो जलाओ फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। समझ में आई बात ना? तो स्लैश एंड बर्न जो एक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, वो क्या किया जाता है, वो प्रिमिटिव सब्सटेंस है, मतलब पुरानी तकनीक है, क्योंकि यहां पर क्या है पुराने टूल्स का यूज किया जा रहा है। दूसरी चीज है कि यहां पर भी जो भी ट्राइब्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वो बाजार में बेचने के लिए मार्केट में पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, नहीं, खुद के लिए कर रहे हैं। पहली बात तो ये ट्राइब्स आज भी, और आज भी भारत छोड़ो दुनिया के हर देश में लगभग क्या है ये प्रैक्टिसेस हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि वहां पर अभी भी ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले जो पार्ट में ये जो प्रैक्टिसेस है बहुत ज्यादा फॉलो की जाती है, और इस प्रैक्टिसेस की वजह से हो क्या रहा है कि बहुत सारे जंगल भी कट जाते हैं, कि जंगल ही तो काट रहे हैं, आखिर में जंगल में रह रहे हैं, जंगल काट दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, तो जंगल भी जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का एक कारण भी है, इसको बोला जाता है झूमिंग, या अगर हम बात करें स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब एक बात समझो, ये जो स्लैश एंड बर्न जो है ना, इसको अलग अलग जगह पर अलग नाम दिया जाता है। जैसे स्लैश एंड बर्न तो आपको हर जगह मिल जाएगा। ये स्लैश एंड बर्न का तो मतलब यही है कि भाई जला दो, पहले काट लो फिर जला दो फिर प्रैक्टिसेस कर लो। ठीक है, ये तो नॉर्मल नाम है, लेकिन इसके भारत में इसका अलग नाम दिया जाए। जैसे भारत में इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में झूमिंग, झूमिंग। ठीक, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में क्या है इसका अलग अलग नाम दिया जाता है। स्लैश एंड बर्न हो गया, झूमिंग हो गया, इसको ट्रांसफर एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। 3 नाम भारत में दिए जाते हैं, ध्यान से रखना, ट्रांसफर एग्रीकल्चर, वही बताऊंगा अभी, बता दूंगा। ठीक है, तो आपको देखो, आपको मैं बता दूं, आपको भारत के पर्सपेक्टिव में ये 2 याद रखने, झूमिंग, स्लैश एंड बर्न। देखो स्लैश एंड बर्न भारत पूरी दुनिया में एक जैसा ही है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का तरीका है, नाम अलग अलग हर जगह होंगे। भाई मेरा नाम सुनील है, मैं भारत में रहता हूं तो भारत के अकॉर्डिंग मेरा नाम सुनील है। अगर वही मैं अमेरिका में होता तो मेरे जॉन बॉन कुछ करके ऐसा नाम होता, होता कि नहीं होता? तो ऐसे ह्यूमन जैसे हैं, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सेम एक जगह सब जगह एक ही जैसी हो रही है, बस वहां अपने अकॉर्डिंग नाम बदल दिया जा रहा है, मतलब नाम चेंज है, नाम कर दिया जा रहा है, तो नाम में क्या हो अब बदल जाएगा। लेकिन ये जो स्लैश एंड बर्न का ये तरीका, ये प्रैक्टिस है, ये कॉमन है हर जगह पर। स्लैश एंड बर्न एक तरीका है और उसके नाम है अलग अलग। जैसे भारत में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसको क्या कहा जाता है, झूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्लियर बात ये? ठीक है, अब यहां पर आप देखो, ये तो पहले देख लो। और एक चीज, हाँ इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जो प्रैक्टिसेस है ना, ये प्रैक्टिसेस पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड होती है, मानसून पर, क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, रेनफॉल पर, सॉइल की फर्टिलिटी पर, क्योंकि हम बाहर से कोई आउटपुट नहीं दे रहे हैं, या सॉरी कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं उसमें, बाहर से कोई चीज हम उसमें नहीं डाल रहे हैं, ना हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, ना हम इरिगेशन सिस्टम हमने डेवलप किया, कुछ नहीं। अगर अच्छी बारिश हुई तो अच्छी क्रॉप कल्टीवेट होगी, बारिश नहीं हुई तो अच्छी नहीं होगी। तो पूरी तरीके से जो फिजिकल जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उस पर पूरी तरीके से ये डिपेंड होती है, क्योंकि इसमें कोई वहां जो उनके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं कि इसमें चेंजेस कर सकेंगे। ठीक है बात ये, तो ये चीज भी याद रखना है इसमें। अब यहां पर हम आते हैं, इसको समझते हैं। देखो, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हाउ, दाओ एंड डिगिंग स्टिक। डिगिंग स्टिक जैसे आप अगर मैं आपको एक बताता हूं, आप एक टाइम पीरियड डालना, ठीक है, आपको जानना हो तो मैं आपको बताता हूं, एक टाइम पीरियड डालना, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द 9000 BC डालोगे जब ना, तो उसमें काफी सारे टूल्स आएंगे। अब देखना जाके, उसमें हाउ भी होगा, दाओ भी होगा, डिगिंग स्टिक भी, उसमें आप देख लेना कैसी होती है डिगिंग स्टिक।
ठीक है ना, ये काम कर लेना आप, मतलब देखने के लिए जरूरी है, समझ में आ जाएगा। एक स्टिक होती, लकड़ी होती थी, उसमें हल्का सा बाहर नीचे की टाइप में धार रहती थी, जैसे तीर बनाते हैं लोग, तो उसको ऐसे, उससे क्या है, ऐसे लकीर बनाते थे, ऐसे ऐसे, जैसे हम लोग आज तो ट्रैक्टर से बन रहा है सारा, उसको वो जोता जा रहा है खेत को, लेकिन पहले क्या लकड़ी से ऐसे खींची जाती, लकड़ी से ऐसे खींच दी, फिर उस पर बीज डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, बस ये होता था। ठीक है, अब देखो, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन, इस पर डिपेंड है पूरी तरीके से। फिर देखो, इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये तो मैंने बताया कि ये एक प्रैक्टिस है, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न बोला जाता है। फिर इसके अलग अलग रीजन में क्या है, इसके अलग अलग नाम भी हैं। क्या नाम है, तो देखो यहां, अब इसमें देखो तरीका बताया है कि फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड प्रोड्यूस, ठीक है, क्रॉप टू सस्टेन देयर फैमिली व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी लूज द शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी कि ये तो वो तरीका बता दिया इसने। ठीक है, अब यहां पर देखो, इट इज नोन एज झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से, कुछ पता है, बताओ। ठीक है, असम, ठीक है, चलो मान लेता हूं मैं, वैसे भी असम बहुत बड़ा रीजन है जहां पर क्या किया जा रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, असम, ठीक है, तो ये बात क्लियर है। चलो, अब देखो यहां पर एक बात देखो कि दुनिया के अलग अलग देशों में स्लैश एंड बर्न जो प्रैक्टिस है उसके अलग अलग नाम है। जैसे यहां पे देखो, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। अब मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं, फिर मैं कहूंगा कि कौन कौन से याद रखने हैं। ठीक है, मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक, फिर एक कोनुको वेनेजुएला में कहा जाता है, रोका ब्राजील में कहा जाता है, मशोले सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया एंड रे वियतनाम। अब मैं आपको बताता हूं क्रम याद करने का। देखो, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इनमें से कौन आपको पास दिख रहे हैं, ज्यादा करीब, पास का मतलब ऐसा नहीं कि बाउंड्री उनसे टच हो रही, ज्यादा करीब, वियतनाम। ठीक है, देखो, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया। ठीक है, ये दो का आपको याद रखना, रीजन भी कि ये हमारे पास के देश हैं और यहां से पूछ लिया जाता है। लदांग इंडोनेशिया में और वियतनाम में इसको क्या कहा जाता है, रे। एक याद रखना है, कौन सा, तो मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, क्योंकि दोनों का एक साथ दिया गया। ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, कोनुको। ठीक, इसके बाद आपका मन करे तो याद कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, लेकिन ये तीन, और मैं आपको सही तरीका बताऊं कैसे, इसको ऐसे लिखा हुआ कुछ मत करो, यहां पर लिखो स्लैश एंड बर्न एक तरफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके डाल दो, और इधर लिख दो कंट्री, और इस पेज को फाड़ो, जहां पढ़ते हो चपका। 4 दिन लगातार देखो कि 5वें दिन याद है। कोई भी चीज टफ लगे ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आपको जब भी जीवन में कोई भी चीज टफ लगे, उसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो वो रोज नजर के सामने से गुजरे, या तो अगर कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी बुक्स पढ़ रहे हो, किताबें नहीं समझ में आ रही, तो क्या करो, उस, मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक की बातें समझ में नहीं रहे, उस टॉपिक को इतना डिवाइड कर दो कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम इतना समझ सकते हैं, इतना ही पढ़ेंगे। जितना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सको कर लो, क्योंकि हमें पता है कि हम इस टॉपिक का ये वाला पार्ट समझ पा रहे हैं, ये नहीं आ रहा है तो अभी छोड़ देते, इसको नहीं करेंगे। ये आ रहा है ना, इसको ही अच्छे से कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अगर कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट अगर टफ लग रहा है और वो हमसे प्रिपेयर नहीं हो रहा है, उसको इतने खंडों में डिवाइड कर दो ना कि जितनी कैपेसिटी है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर लेंगे। मैं भी यही करता हूं, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, तो मुझे हिस्ट्री में कुछ चीजें बोरिंग लगती, बोरिंग पता क्यों लगती, क्योंकि वो पहले हमने पढ़ी नहीं है, जब पढ़ी नहीं थी तो वो समझ में नहीं आती थी, और जो कहानियां वाली चीजें थी वो मुझे मजा आता था पढ़ने में। तो मैंने यही किया था, मैंने क्या किया, हिस्ट्री को कई पार्टों में डिवाइड किया, मतलब हिस्ट्री वैसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने उसको कम से कम 17-18 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कि मैं पहले इन चीजों को अच्छे से पढ़ लूंगा, इनको अच्छे से समझ लूंगा, इसके बाद जो हमें डिफिकल्टी जहां आ रही है हम वो पढ़ेंगे। लेकिन इवन जो पढ़ने में अच्छा लग रहा है वो तो पढ़ तैयार कर लेना। तो तरीका ये होता है, अगर आपको कोई चीज टफ लग रहा है, कोई ज्यादा बड़ी लग रही है, कोई लग रहा है कि यार इतनी मोटी बुक है कैसे पढ़ेंगे,
कोई बात नहीं, देखने में मोटी लग रही ना, हम उसको छोटी कर देंगे, इतनी-इतनी कर देंगे। अब तो मन कहेगा ना हाँ, इतना तो पढ़ा जा सकता है। अभी जैसे जब 11th में आओगे, 12th में आओगे तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री की बुक इतनी-इतनी मोटी होंगी, ठीक है? मन देख के घबराने लगेगा कि भाई इतना कैसे प्रिपेयर करेंगे? कुछ ना करो। लोग कहते हैं यार बुक्स फाड़ दो, मैं तो फाड़ देता था। मैं तो उसके 15-20 टुकड़े कर लेता था। फिज़िक्स मैंने इंटर में जब पीसीबी की मैंने सॉरी पीसीएम किया, तो मैंने फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की बुक इतनी मोटी-मोटी मत देख के डर लगता था मुझे। मैंने उनके कई टुकड़े कर डाले थे। चैप्टर वाइज़ मैंने डिवाइड कर लिया था कि देख के डर लगता है ना, तो देखेंगे नहीं उतनी मोटी बुक, पतली कर लेंगे उसको। खत्म बात। और उस टारगेट बना लो कि भाई हमको 1 हफ्ते में ये चैप्टर पढ़ना है, हो गया काम। 2 घंटे ही पढ़ोगे तो हो जाएगा काम। और कब पढ़ लोगे पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा यार मैं इतनी मोटी बुक प्रिपेयर भी कर लिया, हो गया प्रिपेयर। ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है ना? तो हर चीज़ का पढ़ना है। ऐसे ही जब भी कोई टिपिकल चीज़ लगे, आपको लगे कि हमें फैक्चुअल चीज़ें याद करना है, हमसे याद नहीं हो रहा है। और जेन्युइन बात होती है कि हम फैक्चुअल चीज़ें याद करते हैं, हम भूल जाते हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। अगर मैं रिवाइज़ ना करूँ 2 महीने में, ढाई महीने में किसी सब्जेक्ट को, तो मैं भूल जाता हूँ बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि मुझे कहानियाँ, मुझे जो चीज़ें हैं, वो मुझे याद हो जाती हैं। लेकिन मुझे फैक्चुअल चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जाती हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ। तो फैक्चुअल चीज़ों के लिए सबसे सही तरीका होता है, अगर मान लो आपको याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, बड़े से चार्ट बना लो चीज़ों को। एक तरफ वो लिख लो, एक तरफ और उसको सामने लगा लो। रोज़ थोड़ी-थोड़ी देर अगर चाय पी रहे हो, सामने खड़े हो गए उसके, देख लिए, हाँ, ये बस। अगर 10 दिन 12 दिन अगर ज़्यादा बड़ा चार्ट हुआ तो ज़्यादा समय लग जाएगा, मान लो 2-2 याद कर लिए। छोटा सा हुआ तो 2-3 दिन में याद हो जाएगा। और फिर 2-3 दिन बाद आप जब याद हो जाएगा तो फिर आप खुद ही आपकी नज़र वहाँ जाने लगेगी और फिर बैठोगे तो देख लो हाँ, एक-एक ये चीज़ें हैं। तो ये तरीका होता है कोई फैक्चुअल चीज़ों को याद करने का, समझ रहे हो? और ये हमेशा ही काम आएगा तुम्हारे, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने इस पे थोड़ा समय दिया है। तो आपको क्या करना है, बस अगर ऐसे मान लो 3 वैसे याद करना 3 कर लो। नहीं तो अगर वैसे टफ लगे तो वही चीज़ें हैं कि बस एक तरफ लिखो स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिसेस, इधर नाम लिख दो, इधर कंट्री का नाम लिख दो, बस। और लगा दो पेपर सामने अपने बोर्ड जहाँ पर पढ़ते हो, जहाँ टेबल लगा हुआ है, वहाँ लगा दो। बस उसको सुबह जब भी बैठो पढ़ने, उससे पहले 1 मिनट क्या है, उसको बस देखना है, कुछ भी नहीं करना है। देखा, इधर ये है, इधर नाम है, इधर याद नहीं कि बैठ के पढ़ रहे हैं, रे वियतनाम, रे वियतनाम, रे वियतनाम, जपना नहीं है, खाली देखना है बस। सबको एक-एक बार नज़र से देख लिया, मन में दोहरा लिया, खत्म बात। उसके बाद अपना पढ़ने बैठ गए। 3 से 4 दिन करोगे, 5वें दिन खुद ही सारी चीज़ें याद हो जाएँगी, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। तो तुम्हें लगेगा भी नहीं कि फैक्चुअल चीज़ याद नहीं है। और हमेशा लगी रहेंगी तो जब भी कभी भूलोगे तो फिर देख लिया एक बार। ठीक है? आगे बढ़ें। तो क्लियर होगी बात ये? अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट नाम है कहाँ-कहाँ पर, तो क्लियर हो जाएँगी बातें। ठीक है, आगे बढ़ें? चलो। और मैंने बताया, मैं तुमको बताऊँ, मैंने ये जो फ़ॉर्मूला अपनाया था, ये मैंने केमिस्ट्री में ज़्यादा अपनाया था। क्योंकि मेरे 2 सब्जेक्ट से 36 का आंकड़ा था। 36 का आंकड़ा मतलब समझते हो? एकदम दूरी बन जाना। एक इंग्लिश और एक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से तो भाई मतलब सर पढ़ाते थे, वो इतनी दूर से जाती थी कि मुझे समझ में ही नहीं आती थी। तो मैंने बस पेपर के टाइम यही किया था, मुझे क्योंकि मुझे बुक देख के डर लगता था। फिज़िक्स ऐसी थी, मैथ्स, फिज़िक्स मेरा अच्छा इंटरेस्ट था तो मैं पढ़ता था। तो मैं इतनी मोटी बुक आती थी उसकी। मैंने उसको इतना फाड़-फाड़ के एक-एक चैप्टर मैंने अलग कर दिए थे। कुछ-कुछ तो मैंने टॉपिक भी अलग कर लिए थे कि बस इतना ही पढ़ना है, आज केमिस्ट्री में सिर्फ़ इतना पढ़ना है। बुक देख के डर लगता था यार कैसे प्रिपेयर करेंगे? इसलिए मैंने उसको बहुत टुकड़ों में फाड़ दिया था। मेरी बुक ऐसी हो गई थी किसी दूसरे को देने लायक नहीं थी, कि भाई आप भैया आपका इंटर हो गया है, आप हमें अपनी जो है केमिस्ट्री की बुक दे दीजिए। समझ रहे हो? वो था। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसकी कहानी सुनो। इसकी कहानी कुछ ऐसा है कि हुआ क्या कि जब भारत की हम बात करें, तो भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, ध्यान सुनते चलना। उस समय तक देश की पॉपुलेशन, ऐसा माना जाता है कई डाटे के अकॉर्डिंग, लगभग 25 करोड़ के आसपास थी। भारत पाकिस्तान दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग 35 करोड़ के आसपास थी। लेकिन भारत पाकिस्तान का अलग बन गया, भारत डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, भारत एंड पाकिस्तान। कुछ पॉपुलेशन, कुछ लोग क्या है पाकिस्तान में चले गए। तो लगभग अप्रॉक्स ऐसा कहा जाता है कि लगभग 25 करोड़ के आसपास भारत में पॉपुलेशन थी जब देश आज़ाद हुआ, जब देश पाकिस्तान और भारत में डिवाइड हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद देश में हुआ क्या कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। 1971, 1981 तक आते आए आप देखोगे बहुत पॉपुलेशन लगभग अराउंड लगभग 70 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी। तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। अब बात यह भी थी कि जब देश हमारा भारत आजाद हुआ है, जब 1947 में जब आजाद हुआ, तो क्योंकि हम लोग लगभग, अगर हम बात करें तो लगभग
1757 के बाद, और अगर हम बात करें तो लगभग 200 साल की गुलामी के बाद, 190 साल अंग्रेजों ने तो राज किया ही है, लगभग 200 साल में मान लेता हूँ कि गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए। अब उसमें हुआ क्या कि हमारा अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया, हमारी इंडस्ट्री भी तबाह कर दी, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत एकदम तबाह करके रख दिया, उसमें किसी तरह की ग्रोथ करने लायक किसी भी कोई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो जब वो आज़ाद हुए भारत, तो भाई एग्रीकल्चर का बड़ा बुरा हाल था, मतलब इतना बुरा हाल था कि हमारे किसानों के द्वारा अपने लोगों की जो डिमांड थी, उस डिमांड की को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। मतलब डिमांड जितनी थी उसकी सप्लाई भी उतनी भी हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, हम अमेरिका से एक पॉलिसी थी एलपीए जिसको बोला जाता है, उससे के तहत हम अमेरिका से अनाज मंगा रहे थे। और अमेरिका से आपको पता बता दूं मैं, अमेरिका से ऐसा गेहूं अनाज जो हमारे यहाँ आ रहा था वो कहा जाए इतना सड़ा हुआ कि उसको जानवर भी ना खाएं, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हमें वो लेना पड़ रहा था। तो एक तो ये कारण ये था कि क्योंकि बहुत ज्यादा चीज पॉपुलेशन बढ़ी। दूसरा कारण ये था कि भाई मान लो जैसे कोई भी लैंड है, ध्यान सुनना, जैसे मान लो ये एक लैंड है, जब देश आजाद हुआ उस समय एक व्यक्ति है, मान लो राम, राम नहीं लेते हैं, अच्छा नाम है, किसी और को लेते हैं, मजाक बनाएंगे तो कम से कम उसी का उड़ेगा, ठीक है, तो हम ले लेते हैं रामू। अब ठीक है ना, रामू, रामू एक किसान है, ठीक है। जब देश आजाद हुआ तो रामू जो है, रामू अपने किसान के मालिक हैं, और रामू के पास कम लगभग 100 एकड़ जमीन थी। मैं एक बात मान, ठीक है, और सही बात है, जब देश आजाद हुआ तो लगभग कुछ लोगों, कुछ किसानों के पास, कुछ के पास इतनी एक जमीनें थी, बल्कि इससे ज्यादा भी थी, ठीक। अब हुआ क्या कि रामू के 5 पुत्र, क्योंकि उस समय जनसंख्या नियंत्रण में कोई रोक तो थी नहीं, तो मतलब पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ी, तो 5 पुत्र। अब सोचो, जैसे यहां पर 100 एकड़ जमीन है, ध्यान सुनना, अब रामू के 5 पुत्रों के बीच में डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 20 एकड़ एक के पास चली जाएगी, 20 एकड़ दूसरे के पास चली जाएगी, ठीक है, 20 एकड़ तीसरे के पास चली जाएगी, ठीक है, और अगर हम बात करें तो फिर 20 एकड़ एक और के पास चली जाएगी। इसी तरीके से 4 हो गए ना, 1 2 2 4, एक और बनाते हैं। अब ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा बताओ? और ये अब देखो क्या होता है, जब कोई बड़ा पैच लैंड होता है, कोई बड़ा एरिया, उस पर जब एग्रीकल्चरल हम एक्टिविटीज करते हैं तो एक तो उस पर लेबर कम लगता है, दूसरा उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और जब लैंड डिवाइड हो जाता है तो उस पर एक तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती है, दूसरा हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हुआ क्या कि अब भाई फिर इसके बाद फिर देखो, फिर इसके बाद अब ये लोग, इनके भी 1 2 2 पुत्र 3 3 पुत्र, तो क्या हो रहा है, जो लैंड है वो धीरे धीरे डिवाइड होता जा रहा है। लैंड जितना ज्यादा डिवाइड होगा उसकी जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो उतनी कम होती जाएगी। तो एक सबसे बड़ा कारण यह था कि जनसंख्या जैसी बढ़ी तो जो एग्रीकल्चर लैंड था वो छोटा होता चला जा रहा था। अब भाई आप सोचो, जनसंख्या तो बढ़ी रही है, एग्रीकल्चरल लैंड छोटा होता जा रहा है, उसका प्रोडक्शन पहले से ही कम है और छोटे होने से और कम हो जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने जो हमारी खुद की नीड्स हम उसको फुलफिल नहीं कर पाए, सरप्लस तो छोड़ दो। अब इसके लिए हमें कोई ऐसी टेक्निक चाहिए थी जिसके माध्यम से हम क्या कर सकें कि कम छोटे से लैंड पर भी कम समय पर ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। क्योंकि क्या है, हो क्या रहा है, जमीन पर या कह सकते हो एग्रीकल्चरल लैंड पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, किसका? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो भाई जाहिर सी बात है, अब कम लैंड तो उतना ही है, लैंड, उस लैंड पर हमें क्या करना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना होगा, बाहर से कोई इंटेक डालनी होगी, कुछ चीजें डालनी होगी। तो हमें एक ऐसी कोई टेक्निक चाहिए थी जिससे जो क्या कर सके, कम लैंड पर भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। उसी के लिए क्या किया गया, 1960s के समय पर क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, और भारत को इसकी जरूरत भी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन, अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने का कारण तो आप समझ गए। मैं आपको बता दूं 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई, उसके बाद 1964 में ही डेथ के बाद उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी, क्योंकि देश में उस समय जो फूड का क्राइसिस चल रहा था बहुत ज्यादा,
तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया कि हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ फूड की कमी है, खाने की कमी है, तो हमारे देशवासियों को हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखना चाहिए। और उन्होंने खुद भी उपवास रखा। इतनी क्राइसिस थी। आज हम शादी विवाहों में या थाली में खाना है तो फेंक देते हैं। हम लोग भी है कि कभी ज़्यादा बन गया तो भाई अब चला जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था कि खाने को खाना नहीं था। अगर एक समय अच्छा खाना मिल गया तो दूसरे समय उम्मीद नहीं है कि खाना मिल जाए कि नहीं मिल जाए। आज भी कुछ वर्ग ऐसे भी हैं, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। तो जो आप उस समय की बात कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी चैलेंज था हमारे सामने, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। और देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे आज़ादी के बाद जो भी लोग थे उनके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी थी। एक सबसे बड़ी समस्या में ये भी था कि लोगों को खाना कैसे दिया जाए, कैसे उन तक। इसीलिए हमने अलग अलग देशों से फूड मंगवाना शुरू किया। लेकिन पैसा नहीं है तो अच्छा खाना मंगवाना तो पैसा देना पड़ेगा। और हम गरीब, आज़ाद हुए तो गरीब, हमारा एक्सप्लॉइटेशन पूरी तरह, हमारे पे कुछ बचा ही नहीं था। तो पैसा भी नहीं है तो रहमो करम पर जी रहे हैं हम। तो हमें क्या करना है, हमें क्या है, खुद को सेल्फ बनाना होगा, हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा, हमें खुद से प्रोडक्शन देश में बढ़ाना होगा। तो हमें कोई नई टेक्निक की जरूरत थी। उसी समय मैक्सिको में क्या हुआ था, एक लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। सेंट्रल अमेरिका में एक देश है मैक्सिको, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है मैक्सिको। वहां पर क्या किया गया था, पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन को जब इंट्रोड्यूस किया गया 1960s के आसपास, 1960 के आसपास, उसी को आधार बनाकर, बेस बनाकर स्वामी विवेक, सॉरी क्या नाम है इसको, इनका नाम क्या कहते हैं, अभी इनकी जल्दी डेथ हो गई है, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के जिनको फादर कहा जाता है, याद है कुछ, तो मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है उनका, मैं अभी नाम आ जाएगा तो बता दूंगा। उन्होंने क्या किया, 1966 के अराउंड क्या है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। और यही वो समय है जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई। उसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में इंट्रोड्यूस किया। और इंदिरा गांधी जी क्या करी, भारत की प्राइम मिनिस्टर, उनके दौर में क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें हुआ क्या, सबसे बड़ी बात यह आती है, उसमें हुआ यह कि हमने कुछ बाहर से चीजें डालनी शुरू की, जो एक तरीके से कह लो जो एक टेक्नोलॉजी के तहत डेवलप की गई थी। जैसे हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना हमने शुरू किया, जिसको यूरिया आप कह सकते हो। हमने एग्रीकल्चर लैंड को, उसको जोतने के लिए ट्रैक्टर आ गए, थ्रेसर आ गए, कम समय में बड़े से बड़े पैच लैंड को क्या है वो जोत सकते थे। इसी के साथ कुछ HYV सीड्स, जिनको अगर हम बात करें हाई यील्ड सीड्स की हम बात करते हैं, यानी रासायनिक बीज, यानी अगर आप देखो तो वो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं, वो आ गए। इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया गया। ये सब हुआ था किसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन में। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया तो ऐसा नहीं कि भारत में हर जगह इंट्रोड्यूस किया गया उसको, नहीं, पहले इसका इंपैक्ट क्या होगा, इससे क्या फायदे होने वाले, इसको देखने के लिए भारत के कुछ जगहों पर क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत क्या है चीजें प्रोड्यूस की गई। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कावेरी के ईस्टर्न वाले पार्ट में, इन जगहों पर ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ टेस्टेड फॉर्म में क्या है, कुछ क्रॉप्स क्या है कल्टीवेट की गई, जिसमें व्हीट और राइस था। और जब कल्टीवेट की गई तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम निकला, मतलब बहुत, जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा निकला। इसके बाद धीरे धीरे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है पूरे भारत में इंट्रोड्यूस कर दी गई। और इसका इतना अच्छा इंपैक्ट पड़ा कि भारत 1980s तक आते आते, इवन 86 तक आते आते आप देखोगे भारत में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। और उस सरप्लस प्रोडक्शन ने क्या कर दिया, हम खुद जो हमारे लोगों की जो डिमांड थी उसको तो हम फुलफिल कर ही पा रहे थे, साथ में हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर। इसके बाद देखोगे आप धीरे धीरे देश की इकोनॉमी शुरू होने लगी। इसीलिए आप देखोगे 1991 में हम क्या कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को, जो पैरामीटर जो थे वो उनको हम फॉलो करने लग रहे हैं। क्योंकि अब हमारे पास अर्निंग का सोर्स था, हमारे पास क्या पैसा भी आ चुका था, हम सरप्लस में हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे थे, और हमें चाहिए था दूसरी जगह पे चीजों को बेचने के लिए, बाजार चाहिए था, मार्केट चाहिए था। और मार्केट आपको तभी मिलेगा जब आप खुद की इकोनॉमी को खोलोगे, ओपन करोगे। आप जब खुद की इकोनॉमी बंद कर रखे हो, दूसरे के यहाँ ट्रेड करने जाओगे तो करेगा आपको ट्रेड करने देना नहीं, कहेगा हमें भी हमारी इंडस्ट्री भी भारत में आने दो, हमारे भी सामान भारत में आने दो। तभी सरकार ने क्या किया, 1991 में क्या किया, ये जो LPG पैरामीटर शुरू किया। ये अगर एग्रीकल्चरल में इतना एडवांसमेंट नहीं आता तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 1991 में भारत की सरकार के पास इतना एक तरीके से वो जो LPG जो पैरामीटर है वो उसको नहीं शुरू करती।
क्योंकि हमें ट्रेड करना है, हमें इंडस्ट्री को भारत में प्रमोट करना है, हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होने लगा है, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ होने लगा है। तो रॉ मटेरियल होने लगा है तो भाई इंडस्ट्री लानी पड़ेगी ना उसके लिए। तो इंडस्ट्री कैसे आएंगी? हमारे भारत की इंडस्ट्री उतनी अच्छी है ही नहीं, तो हमें दुनिया की इंडस्ट्रीज को भारत में प्रमोट करना होगा। इसलिए देखो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में लेकर आ रहे हैं। ये सब किसके वजह से हो रहा है? ये डायमेंशन जब तक नहीं समझोगे तब तक एग्रीकल्चर पढ़ने का मतलब 0 बटा सन्नाटा। बात समझ में आ रही है? तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, समझ में आ गया सब चीज? मतलब कम लैंड पर ज्यादा प्रोडक्शन करना है भाई, तो हमने बहुत सारे बाहर से चीजें डालनी शुरू की है ना, जिसमें फर्टिलाइजर्स हैं और हमने HYV सीड्स हैं और सारी चीजें कि हमने इसमें देना शुरू किया। उससे क्या है, और अच्छा रिजल्ट भी आया। उसका रिजल्ट ये आया कि हम बहुत छोटे लैंड पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करें, कम समय में हो रहा था। लेकिन इसका एक निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा। निगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है बहुत तेजी से लूज हो रही है, बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। जो सॉइल नॉर्मली अगर हम कोई भी क्रॉप प्रैक्टिसेस करते उसमें जितना उसको 100 साल में खराब होने का लगता उतना समय, मतलब 1 सेंटीमीटर जो सॉइल होती है उसको बनने में, अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर जो लेयर होती है सॉइल की, उसको बनने में कम से कम 150 से 200 साल लग जाते हैं, और उसको मात्र हम 20 सालों में खराब कर दे रहे हैं इस प्रैक्टिसेस की वजह से। जो सॉइल नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने से जो सॉइल 100 वर्षों में खराब होनी थी वो 20 सालों में कर दी हमने। और मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के कुछ रीजन ऐसे हैं, 20 सालों के बाद कुछ रीजन ऐसे होंगे जहां पर आप किसी भी प्रकार की जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे। वहां सिर्फ लोग घर ही बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बस कुछ और नहीं कर पाएंगे। जैसे पंजाब हरियाणा का बहुत जल्दी 20 साल के बाद मैं कह रहा हूं आप वहां प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, अगर इसी तरीके चलता रहा तो। अगर रोक लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, कुछ रीजन में ये चीजें हैं। क्लियर बात? ये आगे बात समझ में? तो अब हम इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। अब देखो, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसेस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। समझ में आ गया? 1947 के बाद मैंने आपसे बताया कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, और मैंने बताया कि लगभग 1971 तक आते लगभग 70 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच गए। दुगने की तेज से हम स्पीड से बढ़ रहे थे। तो उसने क्या किया, जो एग्रीकल्चरल लैंड था उस पर बहुत प्रेशर डाल दिया। अब प्रेशर जब आया तो हमने क्या किया, इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। लेबर इंटेंसिव क्यों है? क्योंकि भाई छोटे से लैंड पर हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो हमें उसमें इरिगेशन कराना होगा, उसमें हमें चीजें क्रॉप को काटने के लिए क्या है, हमें चीजें चाहिए, लेबर चाहिए, तो इसी वजह से। ठीक है, फिर देखो, वेयर हाई डज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो हमने क्या किया, HYV सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम हमने डेवलप किया, और उसके तहत क्या हमने फिर जो इरिगेशन के तहत क्या, इससे क्या है हमारे यहाँ क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, और ये इंटेंसिव उसी से हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, क्यों नीड पड़ी? तो देखो यहाँ पर रिड्यूस लैंड साइज होल्डिंग। मैंने बताया कि 100 से कितना चाहो, 5, 20, फिर 20 में भी अगर मान लो किसी के उसके 4 पुत्र हैं तो कितना कितना, 5 5, और छोटा छोटा हो जाए। जो चार्ट था ना वो बड़ा करते जाओ नीचे। आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दादा 100 एकड़ के मालिक थे, और आज उनके मतलब पर पोते अगर हम कहें कि और 2-3 जनरेशन के बाद में उनके पास 2 एकड़ भी नहीं है। तो कहाँ 100 एकड़, कहाँ 2 एकड़, तो ये डिफरेंस है ना। तो ये चीज हुआ है। फिर देखो, द फार्मर इज अ फोर्स टू द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। ठीक है, फिर देखो, क्रिएटिंग एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, वो तो जनसंख्या से हुआ। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, सुनना चाहोगे मजे की बात? बता दें, चलो। आज भारत के लोगों की चिंता यह है कि देश की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। मतलब हम नंबर 1 पर भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि देश की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर भी रही है दुनिया में भी। और जैसे मैं आपको बताऊं, तो जैसे साउथ कोरिया है, जो एक कंट्री है, साउथ कोरिया में पहले जो है 5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, अभी वहां पर 1 करोड़ कुछ पॉपुलेशन आसपास है। ठीक है, अब वहां की सरकार को यह डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ही चलता रहा तो देश में पॉपुलेशन रही नहीं जाएगी। तो वो लोग पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रॉफिट्स जैसी चीजें, बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हैं कि आप अगर पॉपुलेशन बढ़ाते हो आप, ठीक है, या कुछ और, तो आपको कुछ गवर्नमेंट्स जो इंसेंटिव देगी, बहुत सारी चीजें कर रही हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आज शुरू हो चुकी हैं। पहले जहां हम लोग जनसंख्या नियंत्रण में बात करते थे, पॉपुलेशन पर बात करते थे कि पॉपुलेशन कम हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, ठीक है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अभी जनसंख्या बढ़ाओ।
कुछ देशों में ये सिस्टम चल रहा है, भारत में भी उसमें भी आ रहा है, क्योंकि भारत में अभी माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 60 एज पार कर चुके हैं, यानी 60 की एज जो है पार कर चुके हैं। और जो लगभग 55% लोग ऐसे हैं जो 80 से 59 के बीच में हैं, 80 से 59 के बीच में हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन जिसको माना जाता है। भारत अभी ऐसा है, लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन भारत भी क्या हो जाएगा, बहुत भारत में बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, एक तरीके से कह लो एजेड लोग ज़्यादा होंगे और यंग लोग कम होंगे। इसको चिंता को जाहिर करते हुए लेकर है कि नहीं, अभी पॉपुलेशन को बढ़ाने की जरूरत है देश में या दुनिया में भी। देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। अलग अलग सोशल साइंस के जो लोग हैं तो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, बात करेंगे। क्लियर बात ये। कमर्शियल फार्मिंग, अब देखो कमर्शियल फार्मिंग का अगर हिंदी नाम बताए ना तो व्यापारिक कृषि, ट्रेड के लिए, पैसा कमाना, मोटा पैसा कमाना। अब मोटा पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसी फसल का कल्टीवेट करेंगे जो मोटा पैसा भी दे। अब यहां पर एक बात समझना है, देखो मुझे बस एक चीज पता है, आपकी एनसीईआरटी में एक चीज मुझे बहुत बिगाड़ लगी कि कमर्शियल क्रॉप फार्मिंग को इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर ही रखना चाहिए था इनको। इवन मैं आपको बता दूं कि मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं इसको जो फार्मिंग है उसको दो ही पार्ट में डिवाइड करता हूं, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर आता है कमर्शियल फार्मिंग। कहां सेल्फ कंजम्पशन के लिए, इंटेंसिव कहां सेल्फ कंजम्पशन के लिए भाई, कहां हो रहा है सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन बढ़ाने के पर्पस क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन में, खुद तो इंटेक्ट करना ही है करना, साथ में सरप्लस भी लेकर आना है। हाँ, तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए हो रहा है कमर्शियल, तो इसकी वजह से हो पा रहा है ना वो। भाई हम क्यों कर पा रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मॉडर्न चीजें आई उसकी वजह से हम कमर्शियल क्रॉप कल्टीवेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर सोचो, अगर यूरिया फर्टिलाइजर्स अगर नहीं होता तो क्या क्या पंजाब वाले क्या राइस का कल्टीवेशन कर पाते। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से क्या हुआ, उसमें जो बहुत सारे इनपुट्स हमने बाहर से डालने शुरू किए उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। तो कमर्शियल क्रॉप उसी का नतीजा है, उसी का रिजल्ट है वो, एक तरीके से कह लो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। हाँ ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज समझो, यहां पर क्या है, मनी है ना, मनी मनी मतलब ठीक है। तो मनी पर्पज से, पैसे के पर्पज से क्या है, क्रॉप का कल्टीवेशन करना। वो चीज ध्यान में रखना कि यहां पर कौन सी क्रॉप आइडियल प्रोडक्ट करनी, प्रोड्यूस करनी चाहिए, ये कौन सी, नहीं नहीं कोई मतलब नहीं। हमारे पास टेक्निक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने वो टेक्निक दे दी है कि भैया जहां पर सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी कम है तो हम यूरिया 10 कट्टा और डाल देंगे। पहले 2 कट्टा लगता था, अब हम 5 कट्टा और डाल देंगे, 7 कट्टे में प्रोडक्शन होगा ना, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आने वाली जनरेशन के लिए सॉइल खराब हो जाए हमें मतलब नहीं, हमें पैसा कमाना है, हमें लग्जरी गाड़ी में घूमना है, तो पैसा कमाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे उड़ीसा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यहां पर राइस जो है एक कॉमर्शियल क्रॉप में नहीं जोड़ी जाती, वो एक नॉर्मल क्रॉप है क्योंकि वहां के लिए वो आइडियल कंडीशन रखती है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के लोग राइस का कल्टीवेशन सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक मोटा पैसा दे रही है, उसका मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है। प्राइस ज्यादा होने की वजह से क्या है, हमें पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा तो भैया चलो इसी को ज्यादा कल्टीवेट करते हैं। उसमें क्या किया, अब कल्टीवेट चलो ठीक है करने लगे, तो उसके आया कैसे, उनके आइडिया ये आया कि भाई वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इन्होंने 4 कट्टा यूरिया डाल दिया, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो चलो हम भी डाल देते हैं। तो यूरिया की वजह से, इरिगेशन सिस्टम की वजह से क्या, उन्होंने वहां पर जो आइडियल कंडीशन नहीं थी राइस को क्रॉप करने के लिए, लेकिन वहां पर भी क्या कर रहे हैं, राइस का क्रॉप कर रहे हैं और फिर वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे प्लांटेशन है, प्लांटेशन भी क्या है, कमर्शियल क्रॉप है। प्लांटेशन में क्या होता है, बड़े बड़े प्लांट लगा दिए, जैसे टी का प्लांट लगा दिया, रबर का प्लांट लगा दिया, ठीक है, ये सब प्लांट लगा दिए। अब ये प्लांट क्या है, प्लांट क्या हम लोग खाने को दे रहे हैं, पैसे ही तो लेना है ना, पैसा बेचना है, बेच के पैसा। मैं आपको बताऊं कि जहां मैं रहता हूं उसके 3 किलोमीटर दूर, मेरे लखनऊ में, उसे 3 किलोमीटर थोड़ा आउटर साइड है, मतलब आप कहेंगे तो बाहरी साइड है, एक्सटेंशन कह सकते हो लखनऊ का। तो जब मैं वहां जाता हूं तो वहां मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े प्लॉट पर जो लिपस्टिक का पेड़, जानते हो लिपस्टिक लगाने वाली लिपस्टिक नहीं, एक लिपस्टिक होता है, एक यूके लिपस्टिक उसको बोला जाता है, आपने नहीं सुना, कुछ इंग्लिश में नाम होगा, इंग्लिश में मुझे नाम नहीं याद, हिंदी में पता है, हम लोग यूके लिपस्टिक कहते हैं उसको। काफ़ी लंबा पेड़ होता है वो। तो वो पेड़ जो है वो वुड जो इंडस्ट्री है, जो फर्नीचर जो इंडस्ट्री है उसके लिए उसका यूज़ होता है। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, वहाँ पर
उसी उसी के पूरे प्लाट लगा रखे हैं, पेड़ पेड़ पेड़। मतलब आप देखोगे कि वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कम हो रही है, वो वही ज़्यादा चीज़ें लगी हुई, और उसको ग्रो होने में 1 साल से 1.5 साल लग जाता है। लेकिन एक पेड़ कम से कम 8 से 10 रुपए बिकता है, 10,000 रुपए का बिकता है सॉरी, एक पेड़, उसकी इतनी कीमत होती है। तो अब आप सोचो, अगर वहाँ पर प्लांटेशन नहीं किया जा रहा होता, अगर वो चीज़ें नहीं की जा रही होती, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कोई ना कोई क्रॉप कल्टीवेट की जा रही होती। लेकिन क्रॉप कल्टीवेट ना करके वो क्या कर रहे हैं, यूकेलिप्टिक का पेड़ लगा रहे हैं। तो ये क्या है, मनी पर्पस है ना। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पर फार्मिंग प्रेफर्ड परफॉर्म्ड फ्रॉम द perspective of earning money by higher production through the use of higher doses of modern inputs कर रहे, देखो क्या कर रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये सारी यूज कर रहे हैं। अगर सोचो ये ना होता तो क्या ये कर पाते, और ये कहां कब आए, ग्रीन रेवोल्यूशन में। ठीक है। अब देखो, द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट सब्सटेंसिव क्रॉप। यहां पहले से ही किया जा रहा था, लेकिन हरियाणा और पंजाब में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद लोगों ने राइस का कल्टीवेशन करना शुरू किया। उससे पहले वीट वहां पर होता था। आज भी पंजाब और हरियाणा जो है, या पंजाब की बात करें तो वीट प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन वीट प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, लेकिन राइस के लिए नहीं है। लेकिन राइस फिर भी हम कर पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट किया जा सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी है। हम राजस्थान के रेगिस्तान में भी क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं, बस 15-20 कट्टा बोरी यूरिया ज्यादा लगेगा लेकिन हम कल्टीवेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये हंसने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, राजस्थान की जो सॉइल है, जो सॉइल है, उसमें फर्टिलिटी कमी नहीं है। वहां पर दिक्कत यह है कि वहां पर इरिगेशन सिस्टम अगर डेवलप कर दिया जाए तो वहां पर भी हम अच्छी खासी वहां पर राइस, वीट सबका कल्टीवेशन कर सकते हैं। और ये हमने करके दिखाया ना। जो राजस्थान का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, वहां पर हमने क्या किया, हमने इंदिरा गांधी कैनाल लगा से क्या है, पानी वहां पहुंचाया। वहां पर देखो आज क्या हो रहा है, वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम इरिगेशन सिस्टम राजस्थान में अच्छे से डेवलप कर दें तो वहां बहुत बड़ा लैंड जो है उसको हम एग्रीकल्चरल लैंड में बदल सकते हैं। लेकिन वहां इरिगेशन सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से, एक तो वहां एरिड रीजन है, पानी है नहीं, तो क्रॉप को पानी चाहिए, तो पानी कहां से लाओगे, और पानी है भी तो बहुत ज्यादा नीचे ग्राउंड में होता है, इसलिए वहां छोटे छोटे पेड़ होते हैं। वो पेड़ और वो ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं, क्योंकि पानी ढूंढना उनको तो बहुत अंदर तक चली जाती हैं। पत्ते आपको छोटे छोटे मिलेंगे, पत्ते मोटे होंगे, गद्देदार होंगे, ताकि उनका क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण है, जो एवोपरेशन है, वो कम हो पानी का। आपने देखा कटीले पेड़ होते हैं, उनमें कांटे लगे होते हैं, छोटे छोटे पत्ते, वो इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि अगर उनके पानी को सक कर लेगा सूरज, एवोपरेट कर लेगा उसको, तो फिर वो मर जाएंगे, वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इनकी मोटी गद्दी होती है, इसलिए पत्तियां होती हैं, और जो टहनियां होती है उसमें कांटे लगे होते हैं। ठीक है बात ये, तो क्लियर होगी, समझ में आ गई बात। तो अगर आप देखो, अब देखो, प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो मैंने बताया प्लांटेशन भी एक क्या है, कमर्शियल फार्मिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोगों के खाने के लिए नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा है, अपने फायदे के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। खाना पीना जाए भाड़ में, है ना समझ में आ रही बात। चलो प्लांटेशन की बात कर, देखो अब प्लांटेशन क्या है, देखो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, और इसको करने के लिए लगभग 1 साल लगता है। मैं आपको बता दूं, जो प्लांटेशन के थ्रू जो भी क्रॉप को कल्टीवेट करे जा रहे, जो भी चीजें कल्टीवेट की जा रही, क्रॉप तो नहीं कहेंगे, जो भी चीज कल्टीवेट की जा रही है उसमें मिनिमम 1 साल लग जाता है। चाहे वो रबर हो, चाहे वो बनाना भी होता है, बनाना भी प्लांटेशन के थ्रू आता है, बनाना है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो मैंने यूकेलिप्टिक का पेड़ बताया ये है, और भी बहुत सारे प्लांट हैं ऐसे जो ग्रो किए जाते हैं। ठीक है। जैसे आप अगर मैं बात करूं तो कहीं कहीं पर गन्ना भी, जो शुगर केन भी क्या है, वो प्लांटेशन के थ्रू में आ जाता है, क्योंकि उसको भी 1 साल लग जाता है कम से कम ग्रो करने में। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पर देखो अ सिंगल क्रॉप, ठीक है, ये समझ, देखो टी है, कॉफी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है। शुगर केन अगर हम बात करें तो जैसे वेस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट आपने देखा होगा, तो वहां पर जैसे सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है, ये जो रीजन है, यहाँ पर शुगर केन का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। जब आप यहाँ से रोड से निकलोगे बाइक से अगर कभी जाओगे, तो गुड़ की बहुत अच्छी सुगंध आती है। मतलब आप जा रहे हो, पता चल रहा है खेत के किनारे है, खेत में ही लोग बना रहे हैं गुड़ को। मैं तो जा रहा था एक बार मैं अपने दोस्त के साथ,
तो फिर मैं वहाँ जब खुशबू आई तो मैं रुका, फिर गया मैं देखने, और मैंने खा के देखा वास्तव में जो मार्केट में जो गुड़ मिलता है और वहाँ के गुड़ में बहुत फ़र्क होता है। मतलब आप जो तुरंत वो निकालते हैं बताते हैं इसका टेस्ट ही अलग होता है। ठीक है ना? तो वो चीज़ है। अब देखो, प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट्स लेबर्स। माइग्रेंट लेबर कौन है बताएगा कोई? मतलब आप बताओगे कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? दूसरी जगह से अमेरिका से ला रहे हैं हम लोग दूसरी जगह का मतलब तो यही हुआ ना, अमेरिका से ला रहे हैं ऐसा लग रहा है। कौन सी स्टेट बताओ ना। मैं स्टेट पूछ रहा हूँ, तुम दुनिया भर की बात बता रही हो। भाई कहाँ से हम माइग्रेंट लेबर लेकर आ रहे हैं? कौन सी स्टेट है जहां से माइग्रेंट लेबर आ रहा है? हाँ हाँ। अरे ये मैंने अभी पूछा, आप क्रॉस क्वेश्चन मुझसे ही करने लगी उल्टा। भाई इतना तो, हाँ तो मैं तो बताऊंगा, मैं तो यहाँ बताने के लिए ही तो खड़ा हूँ। मैं आपसे बताओ। हाँ तो क्यों इतना सोचना, वही तो सही कह रहे हैं बस। वहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ इंडस्ट्री है नहीं, तो लोग कहाँ काम करने कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री है। ठीक है, जमशेदपुर चले जाएंगे बगल झारखंड में, इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ पर, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। तो यहाँ के जो लोग हैं, जैसे आप ज़्यादा दूर मत जाया करो। मैंने आपसे क्या कहा, एसएसटी पढ़ना है तो सोसाइटी घूमने उमने जाती हो कि नहीं बाहर टहलने, मतलब पार्क वार्क बाजार बाजार में रिक्शा चलाने वाली देखती हो? कभी उनसे पूछा कि भैया आप कहाँ के हो? क्यों नहीं पूछती हो? मैं आपको बता दूं, मैं एक बार पिछले जहाँ इंस्टीट्यूट में था तो मैं पढ़ाकर निकला। वैसे नॉर्मली मेरे घर से बहुत पास होता था, मतलब इंस्टीट्यूट जो तो बहुत पास था, तो मैं पैदल ही चला जाता था। कभी कभी लेट होता था तो मैं रिक्शे से जाता था, और रिक्शे का 10 रुपये लगता था, और वो घर के बाहर ही उतारता था वो। एक दिन मैं निकला, लगभग 7:30 की बात थी, तो मैं जा रहा था पैदल, लेकिन एक रिक्शे की जो पुलिंग वाला रिक्शा होता है, जो पैडल चला कर रिक्शा होता है, वो लगभग उनकी एज जो है लगभग 55-60 के अराउंड होगी। तो मैंने उनको रोका। तो मैंने जब उनको रोका तो मैंने उनसे पूछा कितने रुपए लोगे, तो उन्होंने बोला कि मैंने बताया कि यही पास में है, लगभग 600-700 मीटर होगा, तो आप ले चलेंगे? तो बोला बिल्कुल ले चलेंगे। हमने बताइए कितने रुपए, तो बोले 50 रुपये। अच्छा, मैंने मोल भाव भी नहीं किया, मैंने ठीक है चलो आपको 50 रुपये। फिर मैं बैठ गया और बैठ कर मैं खाने लगा रास्ते में। मैंने उनसे बात करनी शुरू की। मैंने पूछा, मैं नॉर्मली सबसे मेरा यही हाल है, जैसे मैं अगर अभी यहाँ से रैपिडो से जाता हूँ तो मैं उससे पूछता जरूर हूँ, मतलब मैं जब तक अपने डेस्टिनेशन में पहुँच नहीं जाऊँगा तब तक मैं उससे कुछ ना कुछ पूछता रहूँगा, और क्या हाल है सारी चीज़ें। इससे पता क्या होता है, इससे उसको ये फील होता है कि चलो कोई लोग, कुछ कुछ लोग तो हैं जो हमारे बारे में सोच रहे हैं, जो हमसे बात करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो फैमिली से बाहर रह रहा है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ कोई उसका नहीं है। जब हम उससे 2 बात कर लेते हैं, 4 बातें उससे हम उस अपनी हाल सुना देते हैं, वो हमको अपना सुना देता है, तो एक थोड़ा उसको अच्छा फ़ील होता है कि चलो ठीक है, यहाँ भी अनजाने शहर में है लेकिन कुछ लोग अच्छे हैं। तो मैं नॉर्मली अगर जाता हूँ तो यही करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि दादा कब से हो आप? तो बताया कि बच्चा हमको तो यहाँ 20 साल से ज़्यादा हो गया। जब कुछ कह रहे हैं कि ये सब कुछ डेवलप नहीं हुआ था, हम तब आए थे। अच्छा, मैंने पूछा कहाँ से हो? तो बताया बिहार से हैं, फिर फलाना डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट बताया। तो मैंने पूछा आप तो इतने एजेड हो गए हो, आपको अब आराम करना चाहिए, नाती पोते खिलाने चाहिए बढ़िया घर जाके। तो बोला कहाँ भैया, जब तक पैर चल रहे हैं तब तक तो कमाना ही पड़ेगा। तो मैंने आपके बच्चे नहीं हैं? बोला हाँ बच्चे हैं, सबको ही हैं। कहाँ है? गाँव में हैं, कुछ एक बच्चा छोटा पढ़ रहा है, तो कमा रहे हैं। तो हमने कहा आप आराम करिए, क्या दिक्कत है? बोला आराम करेंगे तो फिर कौन देखेगा घर? तो मैंने फिर पूछा कि आप कितना कमा लेते हो एक दिन में लगभग आज इस समय? तो बोला कि बच्चा जब पहले हम आए थे तो एक दिन में हम हज़ार हज़ार रुपये, 8-8, 900 रुपये कमा लेते थे। अभी जब से ये बैटरी रिक्शा और ये फलाना जो रिक्शा आ गए हैं, उसकी वजह से हम 200 रुपये भी कमा लें एक दिन में तो बहुत बड़ी बात है। अब आप सोचो, एक व्यक्ति जो बिहार से यहाँ रह रहा है, जो 20 साल से यहाँ रह रहा है, जिसके रहने के लिए ठिकाना नहीं है, जिसके खाने का कोई ठिकाना नहीं है, वो दिन में सिर्फ 200 रुपये पूरा दिन चलाने के बाद रिक्शा कमा पा रहा है। और चलो वो भी ठीक है, 200 रुपये में मैं कहता हूँ अगर आज से 20 साल के पहले की बात होती तो 200 रुपये में उसका अच्छा घर चल जाता। आज 200 रुपये में क्या खरीदेगा? क्या घर पहुँचाएगा? क्या खुद खाएगा? क्या पहनेगा? पहनने के लिए कुछ क्या खरीदेगा? क्या रहने के लिए किसी कहीं किराए का रूम? आज क्योंकि कोई भी नॉर्मल किराए का रूम लेने जाओगे 2000 से तो मिनिमम कोई नहीं मिलेगा, जहाँ पर कोई भी आपको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तब अगर थोड़ी सी फैसिलिटी आपने लेने की सोचा तो आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। आप सोचो।
एक 55 से 60 साल की एज का आदमी जो एक दूसरे शहर से आकर यहाँ रह रहा है अपनी जीविका चलाने के लिए, और आज उसकी जीविका का वो काम कर भी रहा है, लेकिन उसको उतनी मेहनत के अकॉर्डिंग उसको पैसा नहीं मिल रहा। तो सोचो कितना मेंटली प्रेशर में रहता होगा वो। आप सोचो कोई 55-60 साल का व्यक्ति अगर रिक्शा खींच रहा है तो वो शौक में तो नहीं खींचेगा, कि कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं। और मैं ये कहता हूं कि हमारी सरकार या हम लोग क्या कर सकते हैं इनके लिए एज क्रॉस क्वेश्चन मेरे से ही बार बार मैं ही सब बताऊंगा क्या? और मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान सुनो, ये चीजें आपको समझो। हम उनको समझते हैं वो बाहरी लोग हैं, हम उनसे कनेक्ट क्यों बनाएं, हम उनसे बात क्यों करें? लेकिन आप ये भी तो सोचो, अगर वो लोग यहाँ नहीं होंगे तो आपको आपके स्कूल कौन लेकर जाएगा, आपको मार्केट कौन लेकर जाएगा? आप पैसा देकर उनके पास, आप हम लोग ये सोचते हैं हम पैसा दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं क्या तुम पर? एहसान वाली बात नहीं होती है। उसने जो मेहनत की उसका आपने पैसा दिया है, लेकिन और भाई वो रह रहा है, वो आपके सोसाइटी में रह रहा है, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? जैसे हम आस-पास सोसाइटी में रहते हैं, तो सामने वाले के यहाँ कुछ हो जाता है, तो हम हाल-चाल पूछने चले, भैया कैसे हैं, क्या हो गया? क्या कभी हमने उनका पूछा? एक ह्यूमन होने के नाते क्या कभी हमने पूछा? और मैं आपको बता दूँ, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, कि लोग मॉल में जाएँगे, ₹500 का पैंट जो होता है जीन्स का, वो ₹1000 में बेचा जाता है, लेकिन उसको नॉर्मली मुस्का कर लोग खरीद कर लेकर आ जाते हैं। लेकिन ये रिक्शा वाला अगर ₹50 माँग लेगा तो कहेगा दादा ₹30 लगते हैं, आप ₹30 ले लो। बल्कि और उसको कहेंगे ₹20 ले लो आप। हम वहाँ बार्गेनिंग करना क्यों चाहते हैं? अगर आप कैपेबल हो ₹50 देने के लिए तो आप क्यों नहीं दे देते? क्यों इतनी बार्गेनिंग करना? अगर आप ये भी कर पा रहे हो तो भी आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? और आजकल लोगों में जागरूकता बढ़ी है, मैंने देखा है, लोग सोचते भी हैं, समझते भी हैं। भाई आप सोचो कि आपको सेफली घर, मान लो आप वूमेन, आप लेडी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेडी हो तो आपके साथ बहुत, मतलब मेरा एक मानना है अभी सोसाइटी के हिसाब से, एक रिक्शा वाला आपको शाम को आपके घर पहुँचा दे रहा है सेफली, तो कितना बड़ा काम कर रहा है। आप पैसा देकर भी उसकी उस चीज़ को चुका नहीं पाओगे। आपकी सिक्योरिटी के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर हम उससे जाते समय पूछ लिए हाल-चाल, और भैया कैसे हैं? क्या हाल चल रहा है? बाकी सब ठीक है? कैसा चल रहा है? तो उसको एक, और मैं आपको बता दूँ जनरली मैंने देखा है कि मेरी आदत रही है, क्योंकि एक्चुअली मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ, तो मुझे सोसाइटी के बारे में पता भी होना चाहिए ना कि भाई क्या हाल चल रहे हैं। तभी मैं एक अपडेटेड टीचर या अच्छा टीचर माना जाऊँगा। तो और जब मैं बात करना शुरू करता हूँ तो वो थोड़ी देर तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद वो खुद से बताते रहते हैं। मतलब ये आलम हो जाता है। और फिर जाते समय कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि भैया आप 20 ही रुपए दे दो, रहने दो आप, जाओ। हम तय करके कुछ और लेकर आए थे, लेकिन वो खुद कहते हैं कि भैया रहने दो, आप 20 रुपए दे दो, आप छोड़ो, जाओ। ये होता है अपनापन। फिर उसको लगता है यार चलो ठीक है, वो थोड़ी देर खुश रहेगा अपने मन में, थोड़ी देर तो खुश है ना। बाद में और समाज की चीज़ें और भी चीज़ें उसके सामने आ जाएँगी, वो हो सकता है दुखी हो जाए। लेकिन उस मोमेंट में उसको एक अलग फ़ील होगा कि चलो हम किसी बाहर नहीं रह रहे हैं। हमारी बात समझ में ना? ठीक है ना? तो फिर टॉपिक पे आ जाओ। ठीक है? तो हम ये समझ में आ गई बात है? तो यहाँ पर देखो, द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज़ रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। जैसे बनाना है, जैसे अगर हम कॉफ़ी कहें, टी कहें, रबर कहें, ये सब शुगर पर, ये क्या है? रॉ इंडस्ट्री। जो शुगर केन की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री के लिए हो गया। ये रबर की अगर हम बात करें तो रबर इंडस्ट्री के लिए हो गया। रबर तो एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी, जैसे इंडस्ट्री में भी होता है। बनाना भी है, बहुत सारी चीज़ें से बनाई जाती हैं। ठीक है? टी, कॉफ़ी भी हो गया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? प्लांटेशन भी। ठीक? अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसको पढ़ाएँगे तो फिर मैं तीनों पैटर्न पढ़ाऊँगा, फिर और सब लेट हो जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में, वैसे तो मेरी मंडे को शायद क्लास हो। चलो देखते हैं, कल अगर क्लास होती तो मैं मैसेज डाल दूँगा, है ना? जैसा भी कुछ होगा। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आई सारी चीज़ें? इसको जाके रिवाइज़ करना है, और इस ये जो क्लास है ना आपको आपको मिल जाएगी। ठीक है?
तो इसका एक बार आप क्या करोगे, इसका एक बार रिवीजन करोगे, क्लास को देखोगे, वहाँ मतलब नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ सुन रहे थे बैठ के, सेम वैसे ही जाके वहाँ पर भी सुनना है। और ज़्यादा, अभी तो आपने पढ़ लिया, सामने हो, तो अभी क्या करना है, अब वहाँ जब घर जाना तो 1 की स्पीड से नहीं देखना है, 1.5 की स्पीड से देखना है, तो जल्दी खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप उसको रिवाइज कर लो जाओगे। तो आपको ये करना है बचा के, ठीक है। और कुछ शॉर्ट नोट्स अगर बना पाओ तो बना लो। इधर आप वैसे भी तो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, ठीक है। अदरवाइज पीपीटीज पढ़ना चाहो तो पीपीटीज पढ़ सकते हो, तो जैसा आप चाहो, ठीक है। आपके पास कंटेंट है, वीडियो है, सब कुछ है, और टीचर भी हैं, तो आप अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है। बाय, थैंक यू।